गाइस गुड इवनिंग। सो गाइस ये विज़न के 5 मई की डेली करंट अफेयर्स की मैगज़ीन है। तो गाइस आपसे एक छोटा सा मतलब कि मैं शेयर करना चाहती हूँ, लाइक इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल या फिर आपने अभी अभी प्रिपरेशन करनी स्टार्ट की है, तो गाइस जो विज़न के डेली करंट अफेयर्स की जो मैगज़ीन है वो काफ़ी आपको टफ़ लगेगी। और इसके क्योंकि वर्ड्स जो हैं वो थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं तो आपको टफ़ लगेगा। तो आप ये मत सोचिएगा कि आपको 1-2 दिन में या एक वीडियो देख के आपको सब समझ में आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। यू विल टेक एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स। अगर आप डेली पढ़ोगे तब आपको फिर लगेगा कि हाँ, अब मुझे चीज़ें समझ में आने लगी हैं। बिकॉज हर एक बिगनर के साथ ऐसा होता है। मैं खुद अगर इनिशियली विज़न की मैगज़ीन्स पढ़ती थी तो बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था, लाइक एक पेज भी पढ़ना ऐसा लगता था जैसे आप 5 या 10 पेज पढ़ रहे हो। फाइन। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सोच रहे हो कि एक दिन में मुझे सब कुछ आ जाएगा, नहीं। फाइन, इट विल टेक टाइम। सो आप बने रहिए और आपको विद इन 1 मंथ या 2 मंथ्स आपको वो ईजी लगने लगेगी चीज़ें और आपको फिर विज़न बहुत ईजिली आपको समझ में आने लगेगी मैगज़ीन। फाइन। तो चलिए हम आज के 5 मई के डेली करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं और इसका फर्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गिव्स गो अहेड फॉर 5G टेक्नोलॉजी एंड स्पेक्ट्रम ट्रायल्स। फाइन। तो गाइज ये जो न्यूज़ है हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमी, इन सब में कवर होगी। अभी तक 4G है और 5G की बात चलने लग रही है। अब जब हम ये देख लेते हैं 3G 4G 5G में क्या क्या फ़र्क होता है, क्या क्या डिफरेंस है। डिप्लॉयमेंट देख लेते हैं। 3G टेक्नोलॉजी काफ़ी पुरानी है, 2004-05 में आ गई थी। 4G आई थी हमारी 2006 से 10 में और 5G आएगी 2020 में। बैंडविड्थ मतलब कि स्पीड आपको पता ही होगा, 3G के फ़ोन की 2 Mbps होती थी, 4G की 200 Mbps तक होती है और 5G टेक्नोलॉजी आपको 1 गीगा स्पीड से भी ज़्यादा देगी। लेटेंसी मतलब कि स्लो, लाइक अगर आप मैसेजेस रिसीव करते हैं वो बहुत कम होती है। फाइन। तो 3G में आपको 100 to 500 मिली सेकेंड्स लग जाते थे, 4G में कम हो गया और 20 to 30 हो गया और 5G में 10 मिली सेकेंड से भी कम होगा। एवरेज स्पीड क्या है, 3G में 144 kbps, 4G में 25 Mbps और 5G में 200 से 400 Mbps की आपको नेटवर्क स्पीड मिल जाएगी। अब करते हैं ज़रा न्यूज़ में। अभी का जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन है उन्होंने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब जो आपको टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, तो ये जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनको परमिशन दे दी है कि आप 5G टेक्नोलॉजी के यूज़ के या ट्रायल्स को आप कंडक्ट कर सकते हैं और अगर आपको लगता है कहाँ आपको अप्लाई करना है वो आप कंडक्ट कर सकते हो। 5G एक 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क होगा। ये ग्लोबल वायरलेस स्टैंडर्ड है आफ्टर 1G 2G 3G 4G। आपको पता है पहले आपके पास लैंडलाइन फ़ोन होते थे जो कि वायर उसमें यूज़ होती थी, तो वायरलेस फ़ोन का ये एक नया जनरेशन है, दैट इज़ द 5th जनरेशन। इसमें आपको काफ़ी अच्छी स्पीड मिलेगी, डाटा स्पीड मिलेगी, लेटेंसी अल्ट्रा लो होगी, काफ़ी ज़्यादा रिलायबल होगा, मैसिव नेटवर्क कैपेसिटी होगी, इंक्रीज़ में आपको अवेलेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी और यूज़र का एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा टू मोर यूज़र। इसके अलावा जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं इनको एनकरेज किया जा रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायल्स कंडक्ट करें सो दैट आप 5G टेक्नोलॉजी को जल्दी ही मार्केट में लॉन्च कर सकें, जिसको हम 5G टेक्नोलॉजी बोलते हैं। डेवलप की गई है इसको IIT मद्रास के द्वारा। जो 5G टेक्नोलॉजी ये आपको काफ़ी ज़्यादा रीच देगी टू 5G टावर्स एंड रेडियो नेटवर्क। इंटरनेशनल जो टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है उन्होंने ऑलरेडी 5G को अप्रूव कर चुकी हैं, 5G टेक्नोलॉजी को अप्रूव कर चुकी है। इसके अलावा जो चाइना की फर्म्स हैं जैसे हुवाई, ZTE है, वो इस ट्रायल्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी इंडिया ने इनको प्रायोरिटी लिस्ट में मार्क नहीं किया है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने पहले भी नेशनल सर्विस सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर भी बनाया है, हमने ये पढ़ा भी था, जिसमें गवर्नमेंट ने ये लिखा है कि अगर आपको कुछ खरीदना है, प्रोक्योरमेंट करना है तो इसकी लिस्ट उसमें ऐड की है और इसमें हमने चाइना की फर्म्स हुवाई और ZTE को ऐड नहीं किया। फाइन। अर्लियर गवर्नमेंट हैड अप्रूव नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव ऑन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर टू डिक्लेयर अ लिस्ट ऑफ ट्रस्टेड सोर्सेज एंड ट्रस्टेड प्रोडक्ट्स सो दैट आप अगर कंट्री के टेलीकॉम नेटवर्क में आपको कुछ भी परचेज़ करना है तो जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो कहाँ से कुछ चीज़ें प्रोक्योर कर सकते हैं, परचेज़ कर सकते हैं। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी IOC बिगिन सप्लाई ऑफ बायोडीजल मेड फ्रॉम द यूज्ड कुकिंग ऑयल। फाइन। तो गाइज़ ये जो हमारी न्यूज़ है एनवायरनमेंट या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कवर होगी। देखो गाइज़ हम काफ़ी बार बात करते हैं कि कभी कभी हम बात करते हैं ब्लेंडिंग की, कि हम पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग करेंगे, उसी तरह हम चाहते हैं कि डीजल में हम बायोडीजल की ब्लेंडिंग करें। अब हम क्यों चाहते हैं, एक तो जो हमारे ऊपर इम्पोर्ट की जो डिपेंडेंसी है उसको डिक्रीज़ करना चाहते हैं, ऊपर से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हैं इतने बढ़ रहे हैं उनको हम डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, हम क्या कर रहे हैं, जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी उनको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़
यूज़ करने को इनकरेज कर रहे हैं। तो अभी क्या, इससे पहले बायोडीज़ल काफ़ी हमने जट्रोफा ऑयल से पढ़ा था, ठीक है, सोयाबीन ऑयल से पढ़ा। तो अभी हम बायोडीज़ल कहाँ से यूज्ड कुकिंग ऑयल, जैसे आप कुछ भी तेल में खाना बनाते हो उसके बाद जो तेल बच जाता है उसको यूज़ करके हम बायोडीज़ल निकालेंगे। तो अभी IOC है जो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, उसने ये स्टार्ट किया। अभी ये जो फर्स्ट सप्लाई है जो बायोडीज़ल बना है किससे, यूज्ड कुकिंग ऑयल से, वो कहाँ स्टार्ट हुआ है, अंडर द एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट स्कीम। अब ये जो EOI स्कीम है दैट इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्कीम फॉर, इसमें हम क्या करेंगे, बायोडीज़ल को प्रोक्योर करेंगे, परचेज करेंगे जो प्रोड्यूस्ड है फ्रॉम द यूज्ड कुकिंग ऑयल। और ये इनिशिएट हुआ था, ये जो प्रोग्राम था ये 2019 में स्टार्ट किया था, सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, यूज्ड कुकिंग ऑयल को, क्योंकि वो वेस्ट होता है, उसको कलेक्ट कर सकें फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज और उसको हम बायोडीज़ल में कन्वर्ट कर सकें। और इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी डेवलप कर सकें, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटिटीज़ या कंपनीज़ को इनक्रेज कर सकें कि आप बायोडीज़ल में इन्वेस्ट कीजिए और आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। अब हम बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम बायोडीज़ल बनाते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल से। सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट्स पे अपनी जो डिपेंडेंसी है वो कट होगी, कार्बन एमिशंस कम होंगे, और इसके अलावा जो हमारा टारगेट है 2030 तक की, हमें 5% ब्लेंडिंग करनी है डीजल में बायोडीज़ल की, उसको पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा जो अनहेल्दी यूज्ड ऑयल होता है उसके यूज़ को हम डाइवर्ट कर सकते हैं कि हम कम से कम जो यूज्ड कुकिंग ऑयल है उसको फूड चेन में यूज़ करें, फाइन, और उसको और किसी प्रोडक्टिव पर्पस में हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फ्राइंग में जब मतलब कि आप तलते हो तो सेवरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं ऑयल्स की, वो चेंज होती रहती है। मतलब एक तो आप इनिशियली जब सबसे ज़्यादा फ्रेश तेल यूज़ करते हो तो उस तेल की प्रॉपर्टीज़ कुछ और होती है, और जब आप बार बार फ्राई करते हो तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो चेंज होती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो जो तेल होता है वो आपके कंजप्शन के लिए हार्मफुल बन जाता है आफ्टर रिपीटेड फ्राइंग, फाइन। तो उसकी जो कंपाउंड्स की जो टॉक्सिसिटी होती है वो बढ़ती है, और उसकी वजह से आपको कुछ और डिजीज़ हो सकती हैं, जैसे हाइपरटेंशन, एथेरोस्क्लेरोसिस, अल्जाइमर, लीवर। आपको पता है क्यों क्या बोला जाता है कि बाहर का खाना मत खाओ, जंक फूड ना खाओ, क्योंकि जो बाहर होता है वो खाना वो हमेशा गंदा तेल यूज़ करते हैं, इस वजह से। इसके अलावा नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018 में आई थी, जिसके अंदर एनकरेज किया था कि हमें बायोडीज़ल की प्रोडक्शन को बढ़ाना है फ्रॉम द यूज कुकिंग ऑयल। इसके अलावा FSSAI की जो रीपर्पस यूज कुकिंग ऑयल प्रोजेक्ट है उसमें भी ये बोला हुआ है कि मैक्सिमम जो रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, उनको बोला गया कि आपको कुकिंग बार बार यूज्ड ऑयल को यूज़ नहीं करना है, और इवन कि आपको क्या करना है, कहाँ जहाँ भी यूज्ड कुकिंग ऑयल है उन जो ये वेंडर्स हैं या जो होटल्स हैं वहाँ से आप कलेक्ट करो और उसको यूज़ करो इन प्रोड्यूसिंग बायोडीज़ल। इसके अलावा बायोडीज़ल क्या होता है गाइज, एक फैटी एसिड मिथाइल एस्टर्स होते हैं। अगेन गाइज मैं बोलूँगी दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको इतना याद रखना है कि फैटी एसिड मिथाइल एस्टर्स होते हैं जो कहाँ से डिराइव होते हैं, आइदर फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, यूज कुकिंग ऑयल, एनिमल फैट या फिर बायो ऑयल, फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ स्टार्ट करते दैट इज द आइंग रूरल कन्वर्जेंस इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया पिचेस फॉर मॉडल इंश्योरेंस विलेजेस, फाइन। अभी क्या है, जो IRDAI वो क्या चाह रही है कि विलेजेस को, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरियाज़ पे ध्यान दे रही है कि उनको हम इंश्योरेंस में कवर किया जाए, फाइन। अभी क्या है, IRDAI एक अपना कंसेप्ट लेके आई है किसका, मॉडल इंश्योरेंस विलेजेस का, जिसमें वो क्या करेगी, जो भी विलेज में रहने वाली पॉपुलेशन है उनको कवर करेगी और उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी थ्रू वेरियस इंस्टीट्यूशन, जैसे NABARD हो गया, या जो CSR फंड्स, जैसे जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स के थ्रू हमारे पास जो पैसे कट होते हैं उनके थ्रू हम क्या करेंगे, इन पॉपुलेशन जो विलेजेस एरिया में रहती हैं उनको हम कवर करेंगे इंश्योरेंस के अंडर। आइडिया यही है कि हम क्या कर सके, जो मेजर जो रिस्क होते हैं जिनके थ्रू मतलब कि जो पॉपुलेशन गुजर रही है विलेजेस में रहने वाली, उन लोगों को हम क्या करें, इंश्योरेंस के थ्रू उनको प्रोटेक्ट करें, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करें और उनको हर एक चीज़ एक सब्सिडाइज्ड कॉस्ट में अवेलेबल कराएं। इसके अलावा IRDAI ने सजेस्ट किया है कि हम क्या करेंगे, पहले इसको 500 विलेजेस में इंप्लीमेंट करेंगे पहले साल में, उसके बाद फिर अगले साल में हम इस स्कीम को 1000 विलेजेस तक कवर करेंगे। इसमें हमने बोले कि जो सिलेक्टेड विलेजेस हैं उनको हम, इट सेड एफर्ट्स इन सिलेक्टेड विलेजेस नीड टू बी कंटिन्यूड फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 to 5, मतलब कि ये नहीं कि आपने एक साल उस विलेज में एफर्ट दे उसके बाद भूल जाओ, नहीं, हमें एक विलेज में कम से कम 3 से 5 साल तक एफर्ट देने, सो दैट हम हर एक कम्युनिटी में, हर एक विलेज के हर एक पॉपुलेशन, हर एक बंदे को उसमें बेनिफिट्स के अंदर कवर कर सकें। इसके अलावा जो इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 का आया था, उन्होंने भी बोला था कि इंडिया की जो इंश्योरेंस पेनिट्रेशन है वो 2001 में 2.71% है, और वो 2019 में मतलब कि 18 साल में बहुत ही कम बढ़ी है, और ये बढ़ के कितनी हुई है, ओनली 3.76%, जो कि बहुत कम है ग्लोबल एवरेज के, जो कि 7.23% है।
फाइन। तो आप देख सकते हो कि हम कितना ज़्यादा पीछे हैं इंश्योरेंस कवरेज में। इसके अलावा फिर इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट 2021 आया था, जिसने अलाउ किया था कि इंश्योरेंस सेक्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ा के 74% कर दिया था फ्रॉम एग्जिस्टिंग 49%। इसके अलावा जो IRDAI है वो सभी जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनको एडवाइस करते हैं कि आप डिजिटल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को इशू करो विया डिजीलॉकर। फाइन। अब हम जरा देख लेते हैं इंश्योरेंस जो पेनिट्रेशन है वो हम कैलकुलेट करते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम टू द GDP, वाइल जो इंश्योरेंस डेंसिटी है, मतलब सिंपल बात है कि हम देखते हैं कि अगर 1000 लोग हैं, 1000 लोगों में से कितने लोग हैं जिसने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ या इंश्योरेंस के अंदर जो कवर है, इस हिसाब से हम ये इंश्योरेंस डेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। अब आपको IRDAI के बारे में पता होना चाहिए, एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसको हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है अंडर द IRDAI एक्ट 1999 में, सो दैट वो क्या कर सके, इंडिया में जो भी इंश्योरेंस सेक्टर है उनको सुपरवाइज करती है, मॉनिटर करती है। ऑब्जेक्टिव इसका ये कि हम क्या कर सकें, कंपटीशन प्रमोट कर सकें और सो दैट हम कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करके उनको सेटिस्फाई कर सकें थ्रू इंक्रीज कस्टमर चॉइस, उनको कस्टमर को ज़्यादा ज़्यादा चॉइसेस प्रोवाइड कर सकें, प्रीमियम प्रोवाइड कर सकें और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी इंश्योर कर सकें कहाँ पे, इंश्योरेंस मार्केट में। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ है रोड मैप 2030 फॉर इंडिया UK फ्यूचर रिलेशंस लॉन्च ड्यूरिंग द इंडिया UK वर्चुअल समिट। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी इंटरनेशनल रिलेशंस में है। अभी क्या इंडिया और UK में वर्चुअल समिट हुई है, तो जिसमें हमने मतलब कि रोड मैप 2030 को लॉन्च किया कि इंडिया और UK में क्या क्या फ्यूचर में रिलेशंस रहेंगे। अभी क्या रोड 2030 को अडॉप्ट किया गया सो दैट इंडिया और UK में जो बायलैटरल टाइज हैं उनको हम और ज़्यादा बढ़ा सकें टू अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। इससे क्या आएगा, जो दोनों कंट्रीज़ में जो एंगेजमेंट हो गया, जो बातचीत है वो ज़्यादा, रिलेशंस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, डीपर होंगे अगले 10 सालों में। और इसमें हम किस पे फोकस कर रहे हैं, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स में, मैं डायरेक्ट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट करें, ट्रेड में, इकोनॉमी, डिफेंस, सिक्योरिटी, क्लाइमेट एक्शन एंड हेल्थ, इन सब पे फोकस करें। इसके अलावा इस समिट में और क्या क्या किन किन एरियाज़ पे स्पेशल फोकस किया हुआ है, हाईलाइट किया गया है। तो सबसे पहले है कि एनहेंस ट्रेड पार्टनरशिप। देखो भाई, ट्रेड की बात करेंगे, सिक्योरिटी की, डिफेंस की, हेल्थ की और क्लाइमेट चेंज तो आजकल नॉर्मल है, ठीक है। तो ये 4-5 टॉपिक्स हैं जिन पे बात होनी ही होनी है। फाइन। तो इसको लॉन्च किया गया सो दैट हम क्या कर सकें, दोनों के बीच में जो ट्रेड पोटेंशियल है उसको हम और ज़्यादा बढ़ा सकें। और जो टारगेट है हमारा एम है कि जो 2030 तक जो इंडिया और UK में जो ट्रेड होता है उसको हम डबल कर सकें। दोनों ने कंसीडर किया इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट का, मतलब कि इंटरिम मतलब कि टेम्परेरी एक ट्रेड एग्रीमेंट पे एग्री किया सो दैट हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके दोनों कंट्रीज़ को। इसके अलावा इंडिया UK की जो ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप है वो अनाउंस की गई है सो दैट हम क्या कर सकें, कुछ ट्रांसफर that aims to support the transfer of inclusive Indian innovations to selected developing countries starting with Africa। सो दैट हम क्या कर सकें, जो इंडिया की खुद की इनोवेशन है उनको हम कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र कर सकें और सबसे ज़्यादा पहले हम स्टार्ट करेंगे कि अफ्रीका से। इसके अलावा हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप को लॉन्च किया गया है माइग्रेशन पे, मोबिलिटी। माइग्रेशन मतलब इंडिया के थ्रू जो पॉपुलेशन UK में माइग्रेट होती है या फिर लोग जो मूव करते हैं तो उनकी क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ले सके, चाहे स्टडीज़ के लिए, जॉब्स के लिए, फॉर मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स बिटवीन द टू कंट्रीज़। इसके अलावा हम कोऑपरेशन को एक्सपेंड करें अंडर द डिफेंस एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जो 2015 में एग्री हुई थी। इसके अलावा इंडिया और UK के एंगेजमेंट एनहेंस करेंगे किसमें, इंडियन ओशन रिमर्ज। आपको पता है कितना ज़्यादा आजकल इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन कितना ज़्यादा मतलब कि टॉपिक है, ये इसको भी हमने फोकस किया कि किस तरह से हम इंडिया UK की जो डिस्कशंस हैं उनको और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं विद इन द इंडियन ओशन एसोसिएशन फ्रेमवर्क एज UK, क्योंकि जो UK है वो डायलॉग पार्टनर है इस पर्टिकुलर एसोसिएशन में। इसके अलावा हम देखते हैं जो ब्रिटेन है वो टॉप इन्वेस्टर है इंडिया में, और इसके अलावा जो इंडिया है वो सेकंड बिगेस्ट इन्वेस्टर है और मेजर जॉब क्रिएटर है कहाँ पे, ब्रिटेन में। दोनों का अगर ट्रेड डेट देखें तो 2019-20 में तो $15.4 बिलियन हुआ है। इसके अलावा जो ETP है वो पार्ट है किसका, UK के एफर्ट का, सो दैट हम क्या कर सकें दोनों कंट्रीज़ में मतलब कि ट्रेड पार्टनरशिप क्या कर सके, बढ़ा सकें अराउंड द वर्क फॉलोइंग इट्स एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन। फाइन। नेक्स्ट न्यूज़ पढ़ते हैं हम। दैट इज़ द 28 states and union territories start lifting food grains from Food Corporation of India depots for distribution under the प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो गाइस ये जो न्यूज़ है हमारी सोशल इश्यूज़ में कवर होगी। तो सिंपल बात ये है कि अभी क्या है, FCI के थ्रू क्या है, फूड ग्रेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा परचेज़ किया जा रहा है सो दैट हम क्या कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा फूड डिस्ट्रीब्यूट कर सकें।
फाइन। अभी क्या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को री इंट्रोड्यूस किया गया है 2 मंथ्स के लिए, मई और जून के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड-19 केसेस को सर्ज देखने को मिल रहा है और जिसकी वजह से कई डिफरेंट स्टेट्स में लॉकडाउन हो रहा है। जो पहला फेज़ है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना का, वो अप्रैल टू जून 2020 में स्टार्ट हुआ था और उसके बाद सेकेंड फेज़ हमने इसी को एक्सटेंड कर दिया था जुलाई टू नवंबर 2020 के लिए। अब जब हम इस योजना का पढ़ लेते हैं, इसको लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान, सो दैट हम क्या कर सके, जो माइग्रेंट्स हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको फ्री में क्या कर सके, फूड प्रोवाइड कर सकें, जो इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा हार्डशिप फेस कर रहे हैं ड्यू टू द कोविड एंड लॉकडाउन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, 5 किलो फ्री गेहूं देते हैं, चावल देते हैं हर मंथ, और साथ में 1 किलो हम दालें देते हैं विया राशन शॉप्स 80 करोड़ लोगों को जो रजिस्टर्ड है किसके अंडर, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। इसके अलावा हम कुछ एडिशनल फूड ग्रेन्स भी देते हैं अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना टू दिस बेनिफिशरीज, जिनकी जो मंथली एंटाइटलमेंट है अगर वो 5 किलो ग्रेन्स पर पर्सन से ज़्यादा है। इसलिए जो हम फूड ग्रेन देते हैं अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, वो हम सब्सिडाइज प्राइस में देते हैं। मतलब आपको पता ही होगा, राइस हम 3 रुपये किलो में देते हैं, वीट आपको गेहूं हम 2 रुपये किलो में देते हैं, और जो मोटे अनाज है वो हम 1 रुपये पर केजी में देते हैं। जो कॉस्ट होती है फ्री फूड ग्रेन्स की, वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एंड और एंटायरली किसके द्वारा की जाती है, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। आप देख सकते हो जरा, राशन जो दिया जाता है अंडर PDS अंत्योदय अन्न योजना में 30, मतलब आपको पता है ना डिफरेंट लोग होते हैं, ठीक है। तो अंत्योदय अन्न योजना में 35 किलो हम राशन देते हैं हर एक घर को। प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को हम 5 किलो राशन देते हैं पर पर्सन। इसके अलावा सेंटर जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है उसमें हम क्या करते हैं, प्लस 5 किलो राशन पर पर्सन देते हैं और प्लस 1 kg। मतलब कि सिंपल बात यह है कि पहले हम 35 किलो एक घर को अनाज तो देते ही थे, राशन देते थे, लेकिन अब एडिशनली हम क्या करते हैं, 5 किलो खाना और दे रहे हैं एक पर्सन के अकॉर्डिंग। अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं तो 20 किलो और जाएगा, और साथ में पर हाउस होल्ड पूरे एक घर में 1 किलो पल्सेस जाएंगी। इसके अलावा प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स में 5 किलो राशन जाएगा पर पर्सन, प्लस 1 किलो पल्सेस जाएंगे पर हाउस होल्ड। फाइन। अब हम बढ़ते हैं अपनी छोटी छोटी न्यूज़ पे। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अभी क्या है, RBI ने क्या किया है, 42 टन ऑफ गोल्ड को खरीदा है पिछले साल में, सो दैट वो अपने फॉरेक्स एसेट्स को डाइवर्सिफाई कर सके। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपको पता है ये RBI के द्वारा या फिर जो भी मतलब कि जो भी सेंट्रल बैंक होते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, वो अपने पास फॉरेन करेंसीज में कुछ रिजर्व रखते हैं और इन रिजर्व को हम यूज़ करते हैं सो दैट हम कुछ परचेज़ कर सकें। क्योंकि अब देखो, अगर आप बाहर से कुछ परचेज़ करो तो आप डॉलर में ही कर सकोगे, या फिर कुछ ऐसी करेंसीज होती हैं जिनको पूरा वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट किया जाता है, आप रुपये में तो नहीं खरीदोगे, ठीक है। तो दिस रिजर्व्स आर यूज्ड टू बैक लायबिलिटीज एंड इन्फ्लुएंस मॉनेटरी पॉलिसीज। लायबिलिटीज़ का मतलब अगर कोई आपने लोन दे ले रखा है तो उनको तो वापस करना ही है ना, तो इन सबको यूज़ करते हो सो दैट आपके वापस कर सको। इसके अलावा जो RBI का फॉरेक्स रिजर्व है उसमें क्या क्या कंसिस्ट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है अगर आपने टेस्ट सीरीज लगाई हो। इसमें फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं, गोल्ड होते हैं, स्पेशल रैंक राइट्स होते हैं ऑफ IMF एंड रिजर्व पोजीशन इन द IF। नेक्स्ट है सोशल कॉमर्स। अभी क्या जो ई-कॉमर्स ट्रांजेक्शंस हैं जहाँ पे बायर्स और सेलर्स, मतलब जो बेचने वाले और खरीदने वाले, वो क्या करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इंटरेक्ट करते हैं सो दैट वो क्या कर सके, कुछ खरीद सकें। इस कॉल्ड सोशल। सिंपल बात ये है, एक तो आप मार्केट में जा रहे हो, दुकान पे जाके खरीद रहे हो, तो सिंपल आप कॉमर्स बोलोगे। सोशल कॉमर्स मतलब अगर आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आपने देखा होगा, या फेसबुक के थ्रू आप क्या कर रहे हो, कुछ चीज़ों को लेन देन कर रहे हो और एक परचेज करो, तो उसे हम बोलते हैं सोशल कॉमर्स। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो इंडिया में जो सोशल कॉमर्स है वो 2020 में $2 बिलियन तक का उसने मतलब कि कमाया है, और 2025 तक ये 16 से बिलियन डॉलर तक कमा सकता है, और 2030 तक 60 से 70 बिलियन डॉलर तक जा सकता है। आप देख रहे हो लोग अपने बिजनेस कर रहे हैं थ्रू इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप, फेसबुक। आपने देखा होगा लोग अपना टी-शर्ट्स या कुर्तीज़ ये सब लगा देते हैं, नीचे साइज़ वगैरह सब कुछ लिख देते हैं और प्राइस लिख देते हैं, और अगर आपको इंटरेस्टेड है तो आप उनको जस्ट DM कर दो, मैसेज कर दो और आपको आ जाता है। फाइन। तो इसी को बोलते हैं सोशल कॉमर्स। नेक्स्ट है B117 वेरिएंट ऑफ कोविड-19। अभी क्या कनाडा के रिसर्चर्स हैं, उन्होंने एक म्यूटेशन को स्ट्रक्चर इमेजेस को पब्लिश किया जिसका वेरिएंट ये है जो आप देख चुके हो। ये जो वेरिएंट है पहली बार WHO के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था दिसंबर 2020 में, और इसमें मतलब कि ये खुद में काफ़ी नंबर ऑफ म्यूटेशंस हैं इसमें, ठीक है, और बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। इसके अलावा जो क्रायो इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप होते हैं इसको यूज़ किया गया। मतलब सिंपल बात ये देखो, किसी भी चीज़ की क्या शेप है उसको आप मतलब कि पूरा अच्छे से देखने के लिए हम डिफरेंट जो एडवांस्ड टेक्नोलॉजी उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ इमेजेस होते हैं SEM यूज़ करते हैं, XRD यूज़ करते हैं, अदर डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। तो इन वायरस की प्रोटीन्स की क्या डिटेल शेप है इसको विजुलाइज करने के, इसको देखने के लिए क्रायो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉन मतलब कि इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की लाइट है उसको यूज़ करते हैं जो इस
पिक्चर करती है, मतलब कि वायरस या प्रोटीन की क्या पिक्चर होगी उनको विजुलाइज करती है और उनको डिस्प्ले करती है सिस्टम पे। फाइन। नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अभी रिसेंट स्टडी ने बोला है कि अगर कोई ज़्यादा टाइम तक नाइट्रोजन ऑक्साइड पोल्यूशन से एक्सपोज करे तो उसके लंग्स पे इफेक्ट पड़ सकता है और उसको लंग्स की डिजीज़ होने का खतरा बढ़ सकता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड एक हाईली रिएक्टिव गैस है और इसको नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स भी बोलते हैं। इसको आप एयर से मिलती है अगर आप फ्यूल बर्न करते हो। इसके अलावा ये मेनली एक सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट है जैसे ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर, और ये एसिड रेन को फॉर्म करने का इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है केरन नेशनल यूनियन। अभी के रिसेंटली के जो केरन रिबल्स हैं उन्होंने काफ़ी जो आर्मी के बेस है उनको सीज किया है। कहाँ पे? थाईलैंड बॉर्डर के पास। ये म्यांमार का ओल्डेस्ट रिबल ग्रुप है। जैसे इंसर्जेंसी ग्रुप होता है उसी तरह ये किसका ग्रुप है? ये तिब्बत बॉर्डर के पास इस थाईलैंड बॉर्डर के पास इसने एक आर्मी बेस है उसको सीज किया है। म्यांमार का ये रिबल ग्रुप है जो रिप्रेजेंट करता है वहाँ की एक एथनिक माइनॉरिटी करन कम्युनिटी को जो करन में रहती है, जो थाईलैंड को क्या करती है, बॉर्डर करती है। करन नेशनल लिबरेशन आर्मी जो कि KNU की आर्म्ड विंग है वो म्यांमार की गवर्नमेंट के साथ लड़ रही है 1949 से। इसका एम ये है कि हमें क्या करना चाहिए, इन लोगों के लिए एक सेपरेट रीज़न देना चाहिए, तो इनकी ये डिमांड है। नेक्स्ट है कुछ प्लेसेस थे जो न्यूज़ में थे। एक तो लिटानी रिवन जो कि लेबनान में है। टर्न्स ऑफ डेड विश वहाँ पे पाई गई है ऑन द बैंक्स ऑफ करन लेक जो कि लेबनान की लॉन्गेस्ट रिवर लिटानी के पास है। डिजास्टर कब हुई है? ड्यू टू द पोल्यूटेड वाटर। नेक्स्ट है साउथ चाइना सी। अभी के चाइना का एयरक्राफ्ट करियर टास्क ग्रुप है उसने रिसेंटली एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी है साउथ चाइना सी में जहाँ और उसको रूटीन ट्रेनिंग माना जा रहा है। इसके अलावा साउथ चाइना सी में आप देखते हो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि डिफरेंट कंट्रीज अपनी टेरिटोरी क्लेम करती हैं जैसे फिलीपींस, वियतनाम, चाइना, ब्रुनेई, ताइवान एंड मलेशिया। तो साउथ चाइना सी में मैक्सिमम कहीं ना कहीं मतलब कि लड़ाई रहती है। नेक्स्ट है कुछ पर्सनालिटी जो न्यूज़ में थी। गुरु तेग बहादुर, उनकी 400th बर्थ एनिवर्सरी थी, उसको सेलिब्रेट किया गया। ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ द गुरु हरगोबिंद साहिब और ये 6th सिख गुरु थे और ये 10वें मतलब कि 9th ऑफ द 10th सिख गुरु थे। इनका जो 115 हाइमेंस हैं वो श्री गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूडेड है। 1675 में गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली में क्या किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था, मतलब कि फांसी दी गई थी ऑन द ऑर्डर ऑफ द औरंगजेब। फाइन। नेक्स्ट है सत्यजीत रॉय जिनका बर्थ हुआ था 2 मई 1921। ठीक है, ये फिल्म मेकर थे, राइटर थे, इलस्ट्रेटर थे, ग्राफिक डिज़ाइनर, म्यूजिक कंपोजर थे। इनकी जो पहली फिल्म थी पत्थर पंचली उनमें उन्होंने मतलब कि खुद को कैप्चर किया था और इंटरनेशनल फेम पे था। इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 1992 में मिला था। इस ईयर से जो सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन सिनेमा इसको भी इंट्रोड्यूस किया गया था और हम इसको इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में भी देते हैं डिफरेंट एक्टर्स को। फाइन। तो गाइस यहाँ पे जो 5th मई के डेली करंट अफेयर्स थे वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है लाइक करना, कोई कमेंट हो, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। तब तक ले बाय बाय, टाटा।